हेलो फ्रेंड, कैसे हैं आप सब। इस वीडियो में देखें वायुमंडल के बारे में। वायुमंडल है क्या, ठीक है। वायुमंडल के बारे में देखते हैं। पृथ्वी के चारों ओर पृथ्वी के चारों ओर से घिरे हुए वायु के विस्तृत फैलाव को पृथ्वी का वायुमंडल कहते हैं। इसे अर्थ एटमॉस्फेयर कहते हैं, इंग्लिश में एटमॉस्फेयर कहते हैं। वायुमंडल की ऊपरी परत के अध्ययन को वायु विज्ञान या एग्रोलॉजी कहते हैं। ओके, और निचले परत के अध्ययन को ऋतु विज्ञान या मेट्रोलॉजी कहते हैं। आयतन के अनुसार वायुमंडल में 30 मील के अंदर विभिन्न गैसों का मिश्रण होता है, जो इस प्रकार है। नाइट्रोजन 78.07% और ऑक्सीजन 20.93%, जबकि कार्बन डाइऑक्साइड 0.3% और आर्गन 0.93% है। ओके फ्रेंड, आगे देखते हैं। आगे क्या है। वायुमंडल में पाई जाने वाली कुछ महत्वपूर्ण गैस हैं। जैसे पहला क्या है, नाइट्रोजन। नाइट्रोजन क्या है, इस गैस की प्रतिशत मात्रा सभी गैसों से अधिक है। नाइट्रोजन की उपस्थिति के कारण ही वायुदाब, पवनों की शक्ति और प्रकाश के परावर्तन का अभ्यास होता है। इस गैसों का कोई रंग, गंधा या स्वादहीन नहीं होता है। नाइट्रोजन का सबसे बड़ा लाभ यह है कि यह वस्तुओं को तेजी से जलने से बचाती है। अगर वायुमंडल में नाइट्रोजन न होता तो आग पर नियंत्रण रखना कठिन हो जाता। नाइट्रोजन से पेड़ पौधे में प्रोटीन का निर्माण होता है, जो भोजन का मुख्य अंग है। यह गैस वायुमंडल में 128 किलोमीटर की ऊंचाई तक फैली है। ओके फ्रेंड, ऑक्सीजन देखते हैं। दूसरा पे ऑक्सीजन, यह अन्य पदार्थों के साथ मिलकर जलने का कार्य करती है। ऑक्सीजन के अभाव में हम ईंधन नहीं जला सकते हैं। यह ऊर्जा का मुख्य स्रोत है। यह गैस वायुमंडल में 64 किलोमीटर की ऊंचाई तक फैली हुई है, ठीक है। पर 16 किलोमीटर से ऊपर जाकर इसकी मात्रा बहुत कम हो जाती है। आगे देखते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड क्या है। अगला है कार्बन डाइऑक्साइड। कार्बन डाइऑक्साइड यह सबसे भारी गैस है। यह भारी गैस है और इस कारण यह सबसे निचली परत में मिलती है। फिर भी इसका विस्तार 32 किलोमीटर की ऊंचाई तक है। यह गैस सूर्य के आने वाली विकिरण के लिए परामर्ग और पृथ्वी से परिवर्तित होने वाले विकिरण के लिए अपरामर्ग है। ओजोन क्या है, अगला है ओजोन। यह गैस ऑक्सीजन का ही एक विशेष रूप है। यह वायुमंडल में अधिक ऊंचाइयों पर ही अति शून्य मात्रा में मिलती है। यह सूर्य से आने वाली तेज पराबैंगनी विकिरण अल्ट्रावायलेट रेडिएशन के कुछ अंश को अवशोषित कर लेती है। यह 10 से 50 किमी की ऊंचाई तक केंद्रित है। आगे, वायुमंडल में ओजोन गैस की मात्रा में कमी होने से सूर्य के पराबैंगनी विकिरण अधिक मात्रा में पृथ्वी पर पहुँच कर कैंसर जैसी भयानक बीमारियां फैला सकती हैं। ओके फ्रेंड, आगे देखते हैं। जलवाष्प क्या है, अगला है जलवाष्प। वायुमंडल में आयतनानुसार 4% जलवाष्प की मात्रा सतह विद्यमान रहती है। जलवाष्प की सर्वाधिक मात्रा भूमध्य रेखा के आसपास है। न्यूनतम मात्रा ध्रुवों के आसपास होती है। भूमि से 5 किमी तक ऊंचाई वाले वायुमंडली में समस्त जलवाष्प का 90% भाग होता है। जलवाष्प सभी प्रकार के संघनन एवं वर्षण संबंधी मौसमी घटनाओं के लिए जिम्मेदार होती है। ज्ञातव्य है कि वायुमंडल में जलमंडल का 0.001% भाग सुरक्षित रहता है। अगला देख ले, वायुमंडल की संरचना देखते हैं। वायुमंडल की संरचना के संबंध में 20वीं शताब्दी में विशेष अध्ययन किए गए हैं। इस दिशा में थित्रास, डीबोर, सर नेपियर,
साफ्रेंडले, कैनी फेरेव आदि वैज्ञानिक का विशेष योगदान रहा। तापमान के ऊर्ध्वाधर वितरण के आधार पर वायुमंडल की प्रमुख परतें निम्नलिखित हैं। आगे देखते हैं फ्रेंड, अगला क्या है, क्षोभमंडल। अगला है क्षोभमंडल। क्षोभमंडल में देखें, ट्रांसफोरियर विषोच्छाव्य प्रदेश नामक शब्द का प्रयोग तित्रास डी बोर ने सर्वप्रथम किया। वायुमंडल की सबसे निचली परत या बॉटम लेयर का भार संपूर्ण वायुमंडल का लगभग 15% है। धरातल से इस परत की औसत ऊंचाई 10 किमी है। 10 किमी भूमध्य रेखा पर ऊंचाई 18 किमी और ध्रुवों पर 8 से 10 किमी है। ग्रीष्म ऋतु में इस स्तर की ऊंचाई में वृद्धि और शीत ऋतु में कम पाई जाती हैं। इस मंडल की प्रमुख विशेषताएं प्रति 165 मीटर की ऊंचाई पर तापमान में 1 डिग्री सेल्सियस की गिरावट आना। इसमें सर्वाधिक क्षैतिज और लंबवत तापांतर होती है। ओके, आगे देखते हैं। इस भाग में गर्म और शीतल होने का कारण विकिरण संचालन और संवहन द्वारा होता है। इस मंडल को परिवर्तन मंडल भी कहते हैं। समस्त मौसमी घटनाएं भी इसी मंडल में घटित होते हैं। अगला है, इस मंडल का एक और विशेषता है कि इसके भीतर ऊंचाई में वृद्धि के साथ साथ वायुवेग में वृद्धि होती है। ओके फ्रेंड, आगे देखते हैं। संवहन तरंगों तथा विषुव संवहन के कारण इस मंडल को गर्म से संवहन मंडल और विक्षोभ मंडल भी कहते हैं। पहला, क्षोभ सीमा क्या है? क्षोभ मंडल और समताप मंडल को अलग करने वाली 1.5 किलोमीटर की मोटे संक्रमण को ट्रोपोपार्ट या क्षोभ सीमा कहा जाता है। क्षोभ सीमा की ऊंचाई के साथ तापमान का गिरना बंद हो जाता है। इसकी ऊंचाई भूमध्य रेखा पर 17 से 18 किलोमीटर, तापमान 80 डिग्री सेल्सियस, ध्रुव पर 8 से 10 किलोमीटर, तापमान 45 डिग्री सेल्सियस तक होता है। अगला देखते हैं, समताप मंडल क्या है। ओके फ्रेंड, समताप मंडल, ठीक है, इसके बारे में देखते हैं। क्षोभ सीमा से ऊपर 50 किमी की ऊंचाई तक समताप मंडल का विस्तार है। कुछ विद्वान ओजोन मंडल को भी इसी में समाहित कर लेते हैं। इस मंडल में तापमान में कोई परिवर्तन नहीं होता है और समताप रेखाएं समांतर न होकर लंबवत होती है। यहाँ संघनन से विशिष्ट प्रकार के मुक्तता मेघ की उत्पत्ति होती है और एवं गिरने वाले बूंदों को कहते हैं। इस मंडल की मोटाई ध्रुव पर सर्वाधिक और विषुवत रेखा पर सबसे कम होती है। शीत ऋतु में 50 डिग्री सेल्सियस से 60 डिग्री सेल्सियस अक्षांशों के बीच समताप मंडल में सर्वाधिक गर्म होती है। यह मंडल मौसमी घटनाओं से मुक्त होता है, इसलिए वायुमंडल चालकों के लिए उत्तम होता है। 1992 में समताप मंडल की खोज एवं नामकरण त्रिजास डी बोर ने किया था। ओके फ्रेंड, आगे देखते हैं ओजोन मंडल के बारे में। ओजोन मंडल क्या है? ओजोन मंडल समताप मंडल के नीचे भाग 15 से 35 किलोमीटर के बीच ओजोन गैस का मंडल होता है। ओजोन गैस सूर्य से निकलने वाले अतिरिक्त पराबैंगनी किरण अल्ट्रा रे को सोख लेती है। इस स्तर में प्रति किमी 5 डिग्री सेल्सियस की दर से तापमान बढ़ता है। इसी अन्य तापमान के कारण वायुमंडल में ध्वनि एवं निर्वात के वाले उत्पन्न होते हैं। वर्तमान में ओजोन परत के संरक्षण की समस्या निवारण के लिए
मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल एवं अन्य अन्य उपायों के जरिए ओजोन क्षारक पदार्थों आर्कटाई से रोक लगाई जा रही है। अगला देखते हैं मध्यमंडल। मध्यमंडल क्या है? मध्यमंडल ओके फ्रेंड, 50 से 80 किमी की ऊंचाई वाला वायुमंडलीय भाग मध्यमंडल कहलाता है, जिसे तापमान में ऊंचाई के साथ होता है। 80 किमी की ऊंचाई पर तापमान 80 डिग्री सेल्सियस हो जाता है। इसी न्यूनतम तापमान की सीमा को मेसोमास कहते हैं। अगला देखते हैं आयन मंडल। अगला है आयन मंडल। आयन मंडल के बारे में देखते हैं। आयन मंडल धरातल से 80 से 640 किमी के बीच आयन मंडल का विस्तार है। यहाँ पर अत्यधिक तापमान के कारण अति न्यून दाब होता है। फलतः पराबैंगनी प्रोटोस, यूवी फोटॉन एवं उच्च वेगीय कणों के द्वारा लगातार प्रवाह होने से गैस आयन हो जाता है। आकाश का नीला वणुर, सुमेरु ज्योति, कुमेरु ज्योति तथा उल्काओं की चमक एवं ब्रह्मांड किरणों की उपस्थिति इसी भाग की विशेषता है। यह मंडल कई आयनीकृत परतों में विभाजित है, जो निम्नलिखित हैं। डी का विस्तार 80 से 96 किलोमीटर तक है। यहाँ पाठ दीर्घ रेडियो तरंगे का परावर्तित है। ओके फ्रेंड, आगे देखते हैं। E1 परत E1 लेयर से 96 से 130 किलोमीटर तक है। E2 परत 160 किमी तक विस्तृत है। E1 और E2 परत मध्य रेडियो तरंगे को परावर्तित करते हैं। F1 और F2 परतों का विस्तार 160 से 320 किलोमीटर तक है, जो लघु रेडियो तरंग रेडियो वेव को परिवर्तित करते हैं। इसी परत को एफ्टील परत कहते हैं। ओके, जी परत का विस्तार 400 किमी तक है। इस परत लेयर की उत्पत्ति नाइट्रोजन के परमाणु और पराबैंगनी अल्ट्रा प्रोटॉन्स की प्रक्रिया से होती है। ओके फ्रेंड, आगे देखते हैं वायुमंडल। वायुमंडल क्या है? अगला है वायुमंडल। सामान्यतः 640 किमी के ऊपर वायुमंडल का विस्तार पाया जाता है। यहाँ पर हाइड्रोजन एवं हीलियम गैसें को प्रधानता है। आगतन शोध के अनुसार यहाँ नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, हीलियम तथा हाइड्रोजन की अलग अलग परतें, डिफरेंट लेयर भी कहते हैं। लेम स्प्लिटर ने इस मंडल पर विशेष शोध किया। ओके फ्रेंड, आगे देखते हैं सूर्य के बारे में। सूर्य ताप क्या है? सूर्य ताप देखते हैं। सूर्य से पृथ्वी तक पहुंचने वाले और विकिरण ऊर्जा को सूर्य ताप कहते हैं। यह ऊर्जा लघु तरंगों के रूप में सूर्य से पृथ्वी तक पहुंचती है। वायुमंडल की बाहरी सीमा पर सूर्य के प्रति मिनट वर्ग सेमी पर 1.94 कैलोरी ऊष्मा प्राप्त होती है। किसी भी सतह को प्राप्त होने वाली सूर्य की मात्रा एवं उसकी सतह पर परावर्तित की जाने वाली सूर्य ताप की मात्रा के बीच का अनुपात लिम्डो कहलाता है। सौर विकिरण का यह परावर्तन लघु तरंगों में ही होता है। आगे देखते हैं वायुमंडल की बाहरी सीमा पर प्राप्त होने वाले विकिरण का लगभग 32% भाग बादलों की सतहों से परावर्तित तथा धूल कणों की प्रकीर्णित होकर अंतरिक्ष में लौट जाता है। सूर्य ताप का लगभग 2% भाग धरातल से परिवर्तित होकर अंतरिक्ष में वापस चला जाता है। इसी कारण सौर विकिरण 34% भाग धरातल को गर्म करने के काम नहीं आता है। पूर्ण मेघाच्छादन के समय सूर्य के प्रकाश में कभी कमी का मूल कारण परावर्तन होता है, न कि अवशोषण। पृथ्वी का सौरीय विकिरण द्वारा प्रसारित ऊर्जा का 51% भाग प्राप्त करती है। वायुमंडल का सौरविक ऊर्जा का केवल 14% ही ग्रहण कर पाता है। ओके फ्रेंड, आगे देखते हैं वायुमंडल
आगे वायुमंडल वायुमंडल गर्म तथा ठंडा निम्न विधियों से होता है। पहला है विकिरण। किसी भी पदार्थ को ऊष्मा तरंगों के संचार द्वारा सीधे गर्म होने को विकिरण कहते हैं। सूर्य से प्राप्त होने वाली किरणों से पृथ्वी उस वायुमंडल गर्म होते। यही एकमात्र ऐसी प्रक्रिया है जिससे ऊष्मा बिना किसी माध्यम से शून्य होकर भी यात्रा करती है। सूर्य से आने वाली किरणों की लघु तरंगों वाली होती है, जो वायुमंडल को बिना अधिक गर्म किए उसे पार करके पृथ्वी तक पहुंच जाती है। पृथ्वी पर पहुंची हुई विकिरणों का बहुत सा भाग पुनः वायुमंडल में चला जाता है। इसे भौमिक विकिरण भी कहते हैं। भौमिक विकिरण अधिक लंबी तरंगें वाली विकिरण होती है, जिससे वायुमंडल सुगमता से अवशोषित कर लेता है। अतः वायुमंडल सूर्य से आने वाले सौर विकिरण की ओर अपेक्षा भौमिक विकिरण से अधिक गर्म होती है। ओके फ्रेंड, आगे देखते हैं। संचालन क्या है? संचालन जब आसमान ताप वाली दो वस्तुएं एक दूसरे के संपर्क में आती है तो अत्यधिक ताप वाली वस्तुएं से कम तापमान वाली वस्तुओं की ओर ऊष्मा प्रवाहित होती है। ऊष्मा का यह प्रभाव तब तक चलता है जब तक दोनों वस्तुओं का तापमान एक जैसा न हो जाए। वायु ऊष्मा की कुचालक है, अतः संचालन प्रक्रिया वायुमंडल को गर्म करने के लिए सबसे कम महत्वपूर्ण है। इसमें वायुमंडल की केवल निचली परतें ही गर्म होती हैं। आगे देखते संवहन क्या है। किसी गैसीय अथवा तरल पदार्थ के एक भाग से दूसरे भाग की ओर उसके अणुओं द्वारा ऊष्मा के संचार को संवहन कहते हैं। यह संचार गैसीय तथा तरल पदार्थों में इसलिए होता है क्योंकि उसके अणुओं के बीच का संबंध कमजोर होता है। यह प्रक्रिया ठोस पदार्थों में नहीं होता है, जबकि वायुमंडल की निचली परत भौमिक विकिरण अथवा संचालन से गर्म हो जाती है तो उसकी वायु फैलती है, जिससे उसका घनत्व कम हो जाता है। घनत्व कम होने से वही हल्की हो जाती है और ऊपर को उठती है। इसी प्रकार वह वायु निचले परतों की ओर ऊष्मा को ऊपर ले जाती है। ऊपर की ठंडी वायु स्थान लेने के लिए नीचे आती है और कुछ देर बाद वह भी गर्म हो जाती है। इस प्रकार संवहन प्रक्रिया वायुमंडल क्रमशः निचले से ऊपर गर्म होता रहता है। वायुमंडल गर्म होने से यह मुख्य भूमिका निभाता है। ओके फ्रेंड, आगे देखते हैं। अभिवान क्या है? अभिवान इस प्रक्रिया में ऊष्मा क्षैतिज दिशा में स्थानांतरण होता है। गर्म वायु राशियाँ जब ठंडे इलाकों में आती हैं तो उन्हें गर्म कर देती है। इसी ऊष्मा का संचार निम्न अक्षांशीय क्षेत्रों में उच्च अक्षांशीय क्षेत्रों तक भी होता है। वायु द्वारा संचालित समुद्री धाराएं भी उच्च कटिबंधीय से ध्रुवीय क्षेत्रों में ऊष्मा का संचार करती हैं, जिसे समताप रेखा कहते हैं। समताप रेखा देखने भूमंडल पर ताप को क्षैतिज वितरण को प्रदर्शित करने के लिए समताप रेखाओं का प्रयोग किया जाता है। समताप रेखाएं वे काल्पनिक रेखाएं हैं जो समान ताप वाले स्थानों को मिलाते हुए खींची जाती हैं। इन्हें खींचने के लिए विभिन्न स्थानीय तापमान ज्ञात किया जाता है। फिर उन स्थानों के तापमान के सागर तल पर समायोजित किया जाता है, अर्थात सभी स्थानों को सागर तल पर मानकर ऊंचाई के अंतर को घटाकर संशोधित तापमान प्राप्त किए जाते हैं। तत्पश्चात समताप रेखाएं खींची जाती हैं। आगे देखते हैं फ्रेंड, तापांतर क्या है? ओके, तापांतर दैनिक तापांतर किसी स्थान किसी दिन रात के उच्च तापमान उच्चतम और न्यूनतम तापक्रम के अंतर को दैनिक तापांतर कहते हैं। उदाहरण के स्थान पर किसी दिन का उच्चतम तापमान 102 फ़ारेनहाइट है और न्यूनतम 80 फ़ारेनहाइट है।
उसका दैनिक तापांतर 102 माइनस 80 इक्वल टू 22 फ़ारेनहाइट हुआ। उच्चतम तापांतर माध्यम के उपरांत 2 या 3 बजे और न्यूनतम भोर में 4 बजे मिलती है। ओके फ्रेंड, तापांतर से मतलब किसी स्थान को उच्चतम तापमान और न्यूनतम तापक्रम के अंतर से होता है। ओके फ्रेंड, आगे देखते हैं। आगे वार्षिक तापांतर। वार्षिक तापांतर क्या है? इन दोनों महीनों के औसत तापांतर, इस दोनों महीनों के औसत तापक्रम के अंतर को वार्षिक तापांतर कहते हैं। सिर्फ तापांतर कहने से वार्षिक तापांतर का अर्थ लिया जाता है। सबसे कम तापांतर विषुवत रेखा और सबसे अधिक तापांतर मध्य महाद्वीपों के आंतरिक भागों जैसे मध्य एशिया में पाया जाता है, जहाँ विषुवत रेखा पर 5 फ़ारेनहाइट तापांतर मिलता है। दूसरी तरफ समुद्री प्रभाव से दूर महाद्वीपों के आंतरिक भाग से 100 फ़ारेनहाइट तक तापांतर मिलता है। समुद्र के समीपवर्ती स्थानों में तापांतर कम होता है। आगे देखिए, वायुमंडल दाब या पवन वायु राशियाँ। ठीक है, ओके फ्रेंड, देखते हैं इसके बारे में। देखते हैं फ्रेंड। वायुदाब। आगे देखते हैं फ्रेंड इसके। वायुमंडलीय दाब पवन वायु राशि। ठीक है, वायुदाब का पृष्ठ पर वायुमंडलीय के दाब या भार को वायुमंडलीय दाब या वायुदाब या वायु भार कहते हैं। पृथ्वी के चारों ओर कई 100 किलोमीटर की ऊंचाई तक वायु का आवरण फैला है। वायु के इसी आवरण का धरातल पर भारी दबाव बढ़ता है। अनुमान लगाया गया है कि समुद्री तल के समीप प्रति वर्ग सेंटीमीटर भूमि पर 1.25 किलोमीटर वायुदाब होता है। अतः हम सदैव ही 112 किलोमीटर वायु का भार अपने ऊपर लादे फिरते हैं, किंतु फिर भी हमें वायु का कोई दबाव अनुभव नहीं होता। इसका कारण यह है कि हमारे चारों ओर वायु का दाब समान रूप से बढ़ता है। हम इसी महासागर के नीचे उसी प्रकार रहते हैं जैसे समुद्र के अंदर जल जीव निवास करते हैं। आगे देखिए, समदाब रेखा आइसोबार क्या है? वे काल्पनिक रेखा है जो पृथ्वी के धरातल पर समान वायु दाब वाले स्थान जोड़ती है। मानचित्रों वायु दाब इन्हीं रेखाओं द्वारा प्रकट किया जाता है। मानचित्रों में इन्हीं रेखाओं को बनाने के पूर्व वायु दाब को सागर तल के वायु दाब में बदल लेता है, क्योंकि ऊंचाई के अनुसार वायु दाब कम हो जाता है। अतः यदि किसी स्थान का वायु दाब 6,650 मिलीबार है और उसी सागर तल से 2,750 मीटर ऊंचाई है, तो उस स्थान का वास्तविक वायुदाब 330 मिलीबार कम है। ऊपर जाने पर 100 मीटर पर 12 मिलीबार वायुदाब घटता है। अतः सागर तल पर उसका वायुदाब 980 मिलीबार है। 650 प्लस 330 होगा। ओके फ्रेंड, इसके आगे देखते हैं। कि आगे क्या है? विषुवत रेखा का न्यूनतम दाब या पेटी। ओके फ्रेंड, इसके बारे में देखते हैं। यह विषुवत रेखा के समीप 5 डिग्री उत्तर और दक्षिण के बीच पाई जाती। यह वर्ष भर सूर्य की किरणें सीधे पड़ने के कारण तापमान ऊंचा रहता है। अतः निम्न वायु दाब पाया जाता है। इस क्षेत्र में गर्म भूमि की संपर्क से वायु भी गर्म हो जाता है और हल्की होकर ऊपर उठते तथा वायुमंडल के ऊपरी सतहों से ठंडी
वायु पृथ्वी के धरातल पर नीचे उतरती है। इसी प्रकार वायुमंडल के संवहन धाराएं उत्पन्न हो जाती है। पवन धरातल के समांतर नहीं चलती है। इसी कारण इस क्षेत्र को शांत खंड भी कहते हैं। शांत खंड कहते हैं यहाँ दोनों ओर आने वाली स्थानीय पवनों को मिलन या अभिसरण होता है। अतः इस मेखला को अंततः उष्णकटिबंधीय अभिसरण क्षेत्र भी कहते हैं। इस कटिबंधी में प्रतिदिन वर्षा होती है, अतः इसका भी प्रभाव वायु दाब पर पड़ता है। ओके फ्रेंड, आगे देखते हैं इसके आगे क्या है। उच्च वायुदाब पेटियाँ उत्तरी और दक्षिण गोलार्ध में 30 डिग्री से 35 डिग्री अक्षांशों के बीच में उच्च वायुदाब की मेखलाएँ स्थित है। वायुदाब की मेखलाएँ पृथ्वी की गति के कारण उत्पन्न होती है। इन मेखलाओं में वायुदाब सदा ऊपर से नीचे उतरती है, अतः उनका वायुदाब बढ़ जाता है। इन मेखलाओं को अश्व अक्षांश भी कहा जाता है, क्योंकि मध्य युग में फलदार जलायनों से यात्रा करते समय अपने साथ घोड़े आदि इन मेखलाओं में आने पर जलाशय शांत पेटिया के कारण आगे चल नहीं पाते हैं। अतः जहाज़ों का भार हल्का करने के लिए घोड़ों को समुद्र में फेंक दिया करते थे। इसी कारण इन मेखलाओं को अश्व अक्षांश कहा जाता है। पवनों की गति अधोमुखी होने के कारण इनकी कटिबंधी में पवन संचार बहुत धीमा रहता है, अतः इन कटिबंधी को शांत कटिबंधी भी कहते हैं। ओके फ्रेंड, आगे देखते हैं आगे क्या है। ध्रुवीय न्यूनतम वायुदाब पेटियाँ। ओके, ये 60 डिग्री से 66 से 1/2 डिग्री के बीच पाई जाती है। इनमें न्यूनतम वायुदाब पाया जाता है। ध्रुवीय उच्च वायुदाब पेटियाँ ध्रुव वृत्तों से ध्रुवों की ओर जाने पर वायुदाब बढ़ता जाता है। ध्रुवों के निकट तो उच्च वायुदाब एक विशेष क्षेत्र बन जाता है। जिस प्रकार विषुवत रेखा के निकटतम न्यूनतम वायुदाब के कारण तापमान की अधिकता, उसी प्रकार ध्रुवों के समीप उच्च वायुदाब के कारण तापमान की न्यूनता है। ठहरी हुई वायु को हवा तथा गतिमान वायु को पवन कहा जाता है, लेकिन समांतर दोनों को एक ही माना जाता है। इन पवनों के मुख्य तौर 3 प्रकारों में बांटा जा सकता है। क अस्थायी पवनें और ख दैनिक एवं मौसमी पवनें। अगला स्थानीय पवनें। अगला देखते हैं फ्रेंड आगे इसके स्थानीय पवनें आधारभूत और व्यापक पवनें संचार प्रणाली है। इन्हीं वायुमंडल का प्राथमिक परिसरण कहा जाता है। प्रत्यक्ष एवं अप्रत्यक्ष रूप से विभिन्न वायुमंडलीय हलचलें हैं। परिघटना अस्थायी पवनें से संबंधित अस्थायी पवनों को प्रचलित पवनें भी कहते हैं। अगला है मौसमी पवन एवं दैनिक पवन। ओके फ्रेंड, मौसमी पवन वे मौसम विशेष में उत्पन्न होने वाली पवन है। यह मौसमी प्रभाव उत्पन्न करते हैं और मौसमी परिवर्तन के साथ समाप्त भी हो जाते हैं। मौसमी पवनों का क्षेत्र अधिक व्यापक नहीं होता है। यह मुख्यतः दिन एवं रात तापमान के कारण उत्पन्न होती है। दैनिक पवनों को इसी प्रकार श्रेणी में रखा जाता है, क्योंकि दैनिक पवनों की उत्पत्ति दिन एवं रात में मौसमी परिवर्तन के कारण होता है। अगला है स्थानीय पवन। वायुमंडल के परिसरण प्रणाली है। यह मुख्यतः स्थानीय स्तर पर तापमांतर एवं वायुदाब की विशेष दशाओं के परिणाम स्वरूप
उत्पन्न होती है। कई विशिष्ट स्थानीय पवनें प्रत्यक्ष वायुमंडल की द्वितीय परिसंचरण प्रणाली जैसे चक्रवात एवं प्रतिचक्रवात से संबंधित होते। इसी कारण इन्हें वायुमंडल का तृतीय परिसंचरण कहा जाता है। ओके फ्रेंड, आप पसंद आए तो लाइक कमेंट शेयर एंड सब्सक्राइब मी।